नमस्कार, द एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे समय में पीछे और देखेंगे उन कानूनों को जिन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान आज के भारत की नींव रखी। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। कहानी शुरू होती है 1857 के विद्रोह के बाद। वो आग तो बुझ चुकी थी, लेकिन उसकी तपिश ने भारत में ब्रिटिश प्रशासन को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब भारत का भविष्य दिल्ली की गलियों में नहीं, बल्कि लंदन की संसद में लिखा जा रहा था। ये वो मोड़ था जिसने अंग्रेजों को अपनी हुकूमत का पूरा तरीका बदलने पर मजबूर कर दिया। और इस बदलाव की सबसे पहली और सबसे बड़ी कड़ी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक कानून ने भारत में सत्ता के सारे समीकरण ही पलट कर रख दिए। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या था? देखिए, अब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी उसका खेल खत्म हो गया। भारत का शासन अब सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला गया। ये सिर्फ एक पावर ट्रांसफर नहीं था, ये भारत पर अंग्रेजों के कंट्रोल का एक बिल्कुल नया दौर था। इस नए दौर में जाहिर है एडमिनिस्ट्रेशन का चेहरा भी बदला। जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, अब उन्हें वाइसरॉय कहा जाने लगा। वाइसरॉय मतलब क्राउन का सीधा प्रतिनिधि। और लॉर्ड कैनिंग बने भारत के पहले वाइसरॉय। लेकिन असली पावर सेंटर भारत में नहीं था, वो तो लंदन में बनाया गया। एक नया पद बना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और ये कोई छोटा मोटा पद नहीं था, ये आदमी ब्रिटिश कैबिनेट का मंत्री था और सीधे ब्रिटिश संसद को जवाब देता था। सोचिए, इसका मतलब ये था कि भारत की हर पॉलिसी अब लंदन की पॉलिटिक्स से तय होने वाली थी। क्राउन रूल के बाद अंग्रेजों ने एक और कदम उठाया, धीरे धीरे ही सही। उन्होंने भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में थोड़ा बहुत शामिल करना शुरू किया। ये एक बहुत छोटी सी शुरुआत थी, जिसके बीच हमें 1861 और 1892 के इंडियन काउंसिल्स एक्ट्स में दिखाई देते हैं। 1861 के एक्ट में एक बहुत ही दिलचस्प चीज हुई, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत। ये क्या था? वाइसरॉय की काउंसिल के हर मेंबर को एक खास डिपार्टमेंट दे दिया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज होम मिनिस्ट्री या फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है। और आप जानते हैं, यहीं से भारत में मॉडर्न कैबिनेट सिस्टम की नींव पड़ी। लेकिन ये जो सुधार थे ना, इनकी रफ्तार बहुत बहुत धीमी थी। देखिए, 1861 में पहली बार भारतीय सदस्यों को काउंसिल में जगह तो मिल गई, पर अगले बड़े बदलाव के लिए 30 साल से भी ज्यादा इंतजार करना पड़ा। सोचिए, 1892 में जाके काउंसिल को पहली बार बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिला। छोटा कदम था, पर उस वक्त के हिसाब से बहुत अहम। अब हम आते हैं एक ऐसे मोड़ पर जो भारतीय इतिहास में बहुत जरूरी भी है और उतना ही विवादास्पद भी। ये है 1909 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट, जिसे हम मॉर्ले मिंटो सुधारों के नाम से भी जानते हैं। इस कानून के पीछे एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम था। 1906 में मुस्लिम लीग बन चुकी थी और उन्होंने अंग्रेजों से मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व यानी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की मांग की। अंग्रेजों को इसमें अपना फायदा दिखा और उन्होंने इस मांग को फॉरेन कानून का हिस्सा बना दिया। इस कानून ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स यानी पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था शुरू की। इसका मतलब सीधा साधा था कि मुस्लिम वोटर्स सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार को ही वोट दे सकते थे। ये वो नीति थी जिसने भारतीय राजनीति में ऑफिशियल तौर पर सांप्रदायिक बंटवारे की एक गहरी लकीर खींच दी। और इसी वजह से कई इतिहासकार मानते हैं कि इस एक कानून ने उन विभाजनों को कानूनी शक्ल दे दी जो आगे चलकर भारत के बंटवारे की सबसे बड़ी वजहों में से एक बने। ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि यहीं से बंटवारे का बीज बो दिया गया था। चलिए, अब कहानी में और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1919 के एक्ट की। ये शासन चलाने का एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो काफी उलझा हुआ प्रयोग था। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इस एक्ट की सबसे बड़ी पहचान थी प्रांतों में डायरकी यानी द्वैध शासन की शुरुआत। अब ये क्या था? इसमें सरकारी विभागों को दो हिस्सों में बांट दिया गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड विषय जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य भारतीय मंत्रियों को दिए गए, लेकिन जो असली पावर वाले विषय थे जैसे वित्त और पुलिस, वो रिजर्व्ड थे और सीधे गवर्नर के कंट्रोल में थे। मतलब दिखाने के लिए तो पावर दी, पर असली शक्ति अभी भी अंग्रेजों ने अपने ही पास रखी। इस एक्ट ने और भी कई चीजें की। केंद्र में पहली बार 2 सदनों वाली विधायिका यानी बाइकैमरलिज्म की शुरुआत हुई, जो कुछ कुछ आज की लोकसभा और राज्यसभा जैसी थी। प्रांतीय और केंद्रीय बजट भी पहली बार अलग अलग कर दिए गए। और हाँ, वो जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की विभाजनकारी नीति थी, उसे सिखों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियंस तक और भी फैला दिया गया। अब हम उस कानून पर आते हैं जो आज़ादी से पहले का सबसे लंबा, सबसे डिटेल्ड और सबसे ज़रूरी दस्तावेज माना जाता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक्ट इतना बड़ा और इतना व्यापक था कि इसे आज भी स्वतंत्र भारत के संविधान का ढांचा
या स्केलेटन कहा जाता है। हमारे आज के संविधान की कई बड़ी बड़ी बातें सीधे इसी कानून से ली गई हैं। तो इस बड़े से कानून ने बदला क्या क्या? पहली बात, प्रांतों में जो द्वैत शासन का फेल एक्सपेरिमेंट था उसे खत्म कर दिया गया। पर मजे की बात यह है कि उसे केंद्र में लागू कर दिया गया। इसी एक्ट के तहत एक फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई जो आगे चलकर भारत का सुप्रीम कोर्ट बना। और हाँ, आज हम जिस भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को जानते हैं, उसकी नींव भी इसी कानून ने रखी थी। इसने सच में भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की पूरी तस्वीर ही बदल दी। 1935 के एक्ट के बाद भारत की राजनीति में एक तूफान सा आ गया। अब आज़ादी की उल्टी गिनती सही मायनों में शुरू हो चुकी थी। अगले कुछ साल बहुत तेज थे, जो बातचीत, विरोध और नई नई योजनाओं से भरे हुए थे। इस दशक में एक के बाद एक कई मिशन आए। 1927 में साइमन कमीशन का जबरदस्त विरोध हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया, वो भी फेल हो गया। असली मोड़ आया 1946 में, जब कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव रखा, और ये वही सभा थी जिसने भारत का संविधान लिखा। और आखिरकार 1947 में माउंटबेटन प्लान ने भारत के विभाजन की रेखा खींच दी। और फिर आया वो आखिरी कानून जिसने भारत में ब्रिटिश राज का सूरज हमेशा के लिए डुबो दिया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसी कानून ने भारत और पाकिस्तान नाम के दो आज़ाद देश बनाए। तो 1858 से लेकर 1947 तक का ये सफ़र हमें दिखाता है कि भारत की आज की जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है, उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। आज़ादी के इतने सालों बाद भी क्या इन पुराने औपनिवेशिक कानूनों की परछाई आज भी हमारे शासन करने के तरीकों पर पड़ती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसी वीडियो के बेस्ट क्वालिटी नोट्स चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।